स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टीएस सुधीर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। In this video, we will be studying this very delightful and humorous poem called Nose versus Eyes, यानी कि नाक और आंख के बीच में एक तरह का युद्ध चल रहा है, एक तरह का लीगल बैटल इस कविता में चल रहा है। इसको लिखा है विलियम काउपर ने, who was one of the most popular 18th century English poets, and his poems essentially deal with nature. But since he's also a legal person by training, okay, he studied jurisprudence, यानी कि उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी, but he was not very inclined to the legal profession. उनको कानून की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, लेकिन उसमें भी एक तरह का लॉ का, कानून का एक तरह से इन्फ्लुएंस दिखता है उनकी कविताओं में, खास करके नोस वर्सेस आइस में। Okay, now since the poet was a lawyer or at least had studied law, in this poem we see a lot of law related terms. Okay, judiciary वगैरह का, your lordship वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। Okay, now आप पूछेंगे कि ये कविता किस बारे में है? क्या ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है? क्योंकि टाइटल में ही नाक और आंख का जिक्र किया गया है, लेकिन नहीं। दिस पोएम इज अबाउट ह्यूमन ग्रीड। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, यानी कि लोगों में जो एक तरह के लालच की भावना होती है उसके बारे में ये कविता है। ह्यूमन ग्रीड, ओके, दैट पीपल ग्रैब थिंग्स, पीपल एक तरह से, लोग चीजों को एक तरह से अपने पास रख लेते हैं, दबोच लेते हैं, जो कि उनको बिलोंग नहीं करती है, जो कि उनकी नहीं होती है, जिस पर उनका अधिकार प्राइमरी रूप से नहीं होता है। उसके बावजूद लोग ऐसी चीजों को हड़प लेते हैं, ओके, एनक्रोच कर लेते हैं, ओके। और जिसको जरूरत होती है, जिसको ज्यादा जरूरत होती है, उनसे हड़प लेते हैं, ओके। जैसे वी कीप हियरिंग न्यूज आइटम्स ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स अबाउट लैंड ग्रैबिंग, जमीन किसी की लेकिन हड़प किसी ने, ओके। दिस पोएम, और इस बात को भी आप जरा नोट कर लीजिए और इसको अपने उत्तरों में इस्तेमाल कीजिए। इट इज ए सटायर, इट इज ए सटायर ऑन द एंटायर लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम। ओके, सटायर का मतलब क्या होता है? सटायर का मतलब मैं सीधा हिंदी में बोलूं तो एक तरह से हास्य, ओके, व्यंग रचना, ओके, यानी कि आप मजाकिया तरीके में किसी को एक तरह से क्रिटिसाइज करें, लेकिन मजाक मजाक में ही कर दें ताकि दूसरे बंदे को बुरा ना लगे, ओके। इट ऑल्सो मेक्स फन ऑफ, मॉक्स द system of justice, blind justice, okay, in a humorous way, and basically इस बात को दर्शाता है कि एक तरह से जस्टिस में भी कभी कभी कॉमन सेंस नहीं रहता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिस तरह का न्याय का डिस्पर्सल किया जाता है, ओके। नाउ इस कविता में देखा जाए तो, कविता में जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि बेसिकली यहां पर जो लीगल डिस्प्यूट हो रहा है, आप पूछेंगे कि किसके बीच में हो रहा है। जैसा कि टाइटल में साफ पता चल रहा है, ये नाक और आंख के बीच का लीगल डिस्प्यूट है। कोर्ट क्या है, आई मीन कोर्ट में चला गया है, अदालत में ये केस चला गया है, ओके। और डिस्प्यूट क्या है कि जो चश्मा है, आंखों पर जो चश्मा लगाते हैं, ये चश्मा आखिरकार किसकी प्रॉपर्टी है, किस पर, किसका अधिकार इन चश्मों पर है? नाक का, क्योंकि नाक पर बैठता है चश्मा, या आंख का, क्योंकि आंख चश्मे का इस्तेमाल करता है, ओके। इंटरेस्टिंग ना? सो दैट इज द एसेंशियल प्रीमाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, और इसको एक अदालत की सेटिंग में रखा गया है, ओके। क्वाइट अ फनी पोएम, ओके। अब वकील कौन है? वकील बनाया है जीभ को, टंग को, द टंग, बिकॉज ऑब्वियसली आई मीन वकील का काम क्या है? बात करना। तो टंग को, जीभ को वकील का काम दिया गया है, ओके। और कान का काम है जजमेंट देना, तो ये जज है, पूरी बात सुनना और जजमेंट देना, ओके। सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वे द डिफरेंट सेंसेस हैव बीन यूज्ड, the sense of smell, the sense of sight, the sense of speaking, and the sense of hearing or tasting, in order to as different elements of a legal courtroom drama, okay। तो इस अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए, माय लॉर्ड, ओके। सो
तो होता यह है, मैं बताता हूं, बाद में बताता हूं, अभी से कहानी पूरी क्यों सुनाओ, आपको थोड़ा मजा आएगा पूरे कहानी सुनने में। इस कविता में काफी सिंपल कविता है, थोड़े टर्म्स हैं जिसका कि मैं मतलब समझा दूंगा, लेकिन आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप समझ जाएंगे, इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ओके, नाउ बिटवीन नोज एंड आईज ए स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। सिंपल, कॉन्टेस्ट मतलब उनके बीच में विवाद हुआ, नाक और आंख के बीच में। द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। अनहैप्पीली रॉन्ग का मतलब अनफॉर्चुनेटली टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर। यू नो, नाक और आंख के बीच में एक तरह से डिस्प्यूट हो गया। ओके, वो एक दूसरे के साथ भिड़ गए। ओके, और किसके वजह से? चश्मे की वजह से। द पॉइंट इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट, विवाद, was as all the world knows to which the said spectacles ought to belong, कि चश्मे का अधिकार किसको होना चाहिए, नाक को या आंख को। सो टंग वॉज द लॉयर, सो जीभ को वकील बनाया गया और उसने आर्ग्यू किया केस। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जीभ दोनों तरफ से आर्ग्यू करता है। तो इससे हमें एक और जो ह्यूमन नेचर के बारे में जो पॉइंट आउट किया गया है वो ये है कि जो जीभ है, हम ऐसे भी बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं, है ना। तो वो दोनों तरफ से आर्ग्यू करता है, लेकिन पहले नाक की तरफ से आर्ग्यू करता है। सो टंग वॉज ए लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस विद ग्रेट डिग्री ऑफ स्किल, की एक तरह से काफी प्रतिभाशाली लॉयर है। ओके, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ही आर्ग्यूज द केस फ्रॉम बोथ साइड्स, नाक की तरफ से भी, आंख की तरफ से भी। जैसे हम भी होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, हम ऐसे भी बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं, राइट। So he argues the case first on behalf of the nose and then on behalf of the eyes with a great degree of skill. काफी प्रतिभाशाली वकील है, and a wig full of learning. This is a reference to how there was to be a system in England where the judges used to wear, the people in the legal profession used to wear the wig made of artificial hair, while Chief Baron Ear set to balance the law. So, and Khan is the judge, and Chief Baron, Baron is essentially a powerful person in those times in England, so famed for his talent in nicely discerning. Discerning मतलब जो एक अच्छी तरह से जजमेंट दे सके, गलत और अच्छे की परख कर सके, एंड देन गिव द वर्डिक्ट। ओके, ऐसा माना जाता है, यहां पर ऐसा नहीं होता है फाइनली। ओके, in behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. तो नोज की तरफ से, नाक की तरफ से, मेरे को ये नाक नोज वगैरह बहुत कंफ्यूजन हो रहा है अभी, नाक की तरफ से वो आर्ग्यू करता है कि कई सालों से, बहुत सालों से, it has always worn the spectacles, right, always in wear, which amounts, इसका मतलब है ये उसका खुद का पोजीशन है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, so he says that the bridge of the nose has always been the place where the spectacles are placed, right, so obviously which is also not incorrect, because नाक पर ही आंखों के लिए इस्तेमाल के लिए होता है, लेकिन नाक पर पहने जाता है तो नाक कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, spectacles are mine. Then holding the spectacles up to the court, और चश्मे को कोर्ट में दिखाते हुए, your lordship observes they are made with a straddle. Straddle मतलब extends along both sides, you know, नाक पे, ब्रिज पे बैठ के it extends beyond both sides as wide as the ridge of the nose is. Okay, जितनी नाक लंबी है उतना it's long also. In short, designed to sit close on it just like a saddle. जैसे घोड़े के ऊपर सैडल होता है ना, जहां पर डिप्रेशन होता है वहां पर सैडल बना के यू घुड़सवारी करते हैं। तो सैडल इज अ लो पार्ट ऑफ अ रिज बिटवीन टू हाई पॉइंट्स, सिट विद अ रेज्ड रिज। सो सैडल की तरह, इन द सैडल बोलते हैं, राइट। इन द सैडल मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सीट, ए कंफर्टेबल सीट। सो इन दैट सेंस इसके ऊपर बैठना इट्स लाइक ए सीट फॉर द spectacles, right? So he's saying that this is made for the nose, so obviously the property belongs to the nose. Again, would your lordship a moment suppose it's a case that has happened, and maybe again, you know, ये केस इस तरह से बार बार आ सकता है, that the visage और countenance, यानी कि face, visage या countenance का मतलब है face, had not a nose, अगर इस पर नाक नहीं होती, then कौन कैसे spectacles पहन सकता था? अगर ये नाक नहीं होती तो भला कोई भी चश्मा कैसे पहन सकता था? ओके, तो
the lawyer, the tongue is asking the ear, the lord, the judge to think about it कि अगर नाक ना होती तो भला कैसे होते। मैं तो सोचता हूं अगर ये कान नहीं होते तो कहां पे जाके फिट करते बाबू, सबको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पड़ता फिर। ओके, ऑन द होल इट appears and my argument shows with the reasoning the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose। तो इससे पता चलता है और मुझे उम्मीद करता हूं कि मेरे इस तर्क से कोर्ट भी सहमत होगा और इस बात को कभी भी नकारेगा नहीं, कभी भी कंडेम नहीं करेगा। कंडेम का मतलब डिसअप्रूव नहीं करेगा कि चश्मे को नाक के लिए ही बनाया जाता था। ओके, जस्ट लाइक द नोज वाज एज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, नाक भी उसी के लिए बनाया गया था, चश्मे के पहनने के लिए, और चश्मे को भी नाक के लिए ही पहनाया गया था। मैं मानता हूं कि कोर्ट इस बात से पूरी तरह से सहमत होगा। ओके, व्हाट अ ridiculous and an idiotic argument, right? You would agree with me. Then shifting his side, now he shifts aside and then now he comes to argue on behalf of the two eyes, as a lawyer knows, because lawyer भी क्या करते हैं, इस तरह से भी तर्क करते हैं, उस तरफ से भी तर्क करते हैं। जो भी उनको हायर करे, they will make arguments on behalf of that client, right? You take different kinds of cases. He pleaded again on behalf of the eyes, but what his arguments were few people know। लेकिन उसकी तरफ से, आंखों की तरफ से किस तरह का उसने तर्क दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। and the court also did not think they were equally wise। कोर्ट को भी नहीं लगा कि they were equally wise। okay, now normally टंग को किस वजह से वकील बनाया गया है? बिकॉज यू वुड थिंक दैट दे हैव नॉलेज एंड स्किल टू आर्ग्यू। टंग को यानी कि जीभ को इट वुड हैव द स्किल टू आर्ग्यू, इस वजह से उसको वकील अपॉइंट किया गया है। ईयर को जज की तरह अपॉइंट क्यों किया गया है? सो दैट यू वुड हैव गुड जजमेंट, पूरी बातों को दोनों तरफों को सुनेंगे और उसके बाद अपना पूरा जजमेंट देंगे। राइट राइट तो लेकिन यहां पर सेकेंड लास्ट स्टैंजा में पता क्या चलता है? दैट द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, और उसने किस तरह का तर्क दिया इसके बारे में भी किसको जानकारी नहीं है। तो हमको यह मालूम है कि नोज की तरफ से उसने क्या तर्क दिया है, लेकिन किस तरह का तर्क आइज की तरफ से दिया है उस किसी को उस बारे में जानकारी नहीं है। सो प्रॉब्ली इट ऑल्सो शोज दैट ही डिड नॉट मेक एनी फोर्सफुल काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच the verdict in the last stanza is, so his lordship decreed, decreed मतलब decree होता है और decreed verb होता है, decrees noun। decree का मतलब होता है it's an official order which is on behalf of the law, कि कानून की तरफ से सबको मद्देनजर रखते हुए, आपने फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा, तो सबको मद्देनजर, सब तर्क वितर्क को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। राइट So that's what it kind of gives the order with a grave solemn tone। solemn का मतलब very formal and dignified, और काफी serious एक व्यक्ति की तरह उस तरह के एक लहजे में, ओके लहजे में, decisive and clear and a very clear verdict without one if or but, कोई if या but के बिना, यानी कि किसी भी तरह का डाउट अदालत के और जज के मन में नहीं था, कान के मन में, that whenever the nose put his spectacles on, कि जब भी चश्मे को आप नाक के ऊपर डालेंगे, दिन में या रात में, कैंडल लाइट का मतलब रात में, कैंडल को तो रात में जलाएंगे ना, दिन में तो नहीं जलाएंगे। सो रात में हो या दिन में हो, जब भी चश्मे को आप नाक के ऊपर डालेंगे, आईज शुड बी शट, आंखों को बंद करना पड़ेगा। नाउ यू कैनॉट think of a more idiotic order than this, but that's the way। so that's why I said it is a satire on the entire judiciary system। okay, it's a satire, मजाक बनाया है एक तरह का, जिस तरह के जजमेंट्स आते हैं, क्योंकि अगर आंख बंद करोगे तो चश्मा पहनने का फायदा क्या? नाक क्या उसका क्या रायता बनाएगा, पुलाव बनाएगा, बिरयानी बनाएगा? नहीं ना। बट दैट्स द वे इट इज। सो इसमें एक तरह का पोएटिक डिवाइस जो इस्तेमाल किया गया है वो है personification। and personification क्या है? the nose, listen to this carefully, the nose is an undeserving person, यानी कि he does not deserve, the nose is like an undeserving person who does not deserve what he is getting। he's getting the right over the spectacles, but क्या उसका spectacles पहनने का
कोई फायदा होगा, कोई फायदा होगा। तो who claims possession over something even though he has no use for it. He says it is mine, लेकिन उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा, और आंख को बंद कर दिया, लेकिन फिर फायदा क्या? It's almost becomes like a blind man. So it's a personification of the nose. It's a personification of the eyes, who are like the silent, hardworking, honest, and the actual deserving people who are often denied what they should get. जिनको की नहीं मिलता जो कि उनको मिलना चाहिए। ओके, सो ये दो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इन्वर्जन, इन्वर्जन यानी कि उल्टा सेंटेंस जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है अभी राइट एट द बिगिनिंग, बिटवीन नोज एंड आईज ए स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। ओके, अगर a strange contest arose between nose and eyes लिखता, so that would have been a proper sentence, लेकिन यहां पर सेंटेंस को इन्वर्ट करके लिखा गया है, between nose and eyes a strange contest arose. So this is the poetic device of inversion. Okay, so that is the kind of poetic devices which have been used out here. Okay, and shifted device बने blind justice, कानून अंधा होता है। एक मूवी भी बनी थी अमिताभ बच्चन रजनीकांत की, अंधा कानून। ओके, सो अंधा कानून एंड्स अप डूइंग, और इस फ्रेज को नोट कीजिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मिस MISCARRRIAGE, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि ऐसा न्याय जो कि एक तरह से पूरी तरह से मजाक बना देता है पूरी न्याय प्रक्रिया का। ओके, कानूनी प्रक्रिया का, कि जिससे कि पूरी तरह से किसी को भी न्याय एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। आंखों को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और नाक को भी, हालांकि उसको पोजीशन दे दिया है, लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट इज एज फार एज द ब्लाइंड जस्टिस phrase which I used at the beginning is concerned. Okay, so these are the features that you should be aware of. The 4-line stanzas essentially have the AB rhyme scheme: arose, wrong; knows, belong; cause, learning; loss, discerning. So AB is the simple rhyme scheme जिसका कि यहां पर इस्तेमाल किया गया है। I hope the poem is clear. It's quite a funny poem. It's a satirical poem. तो जिस टर्म्स का मैंने एम्फसाइज किया है उसको आप अपने आंसर में जरूर लिखिए, अगर इस पोएम का किसी तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन आपको आए। राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।